गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, कि हम लोग को मैथ्स आज स्टार्ट करना है। मैथ्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मैट्रिक्स। ठीक है, कल हम लोग की बात हो चुकी थी कि हम मैट्रिक्स क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसी के बाद फिर हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। ये 12th का जो भी तुम्हारा 12th का सिलेबस है उसके साथ साथ हम लोग पूरा इंडिया का कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो कोई भी अरेंजमेंट ऐसे बॉक्स में लिखा हो ना तो उसी को मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे कुछ लिखा हो, यहाँ पे कुछ लिखा हो, ऐसे करके, तो इसको मैट्रिक्स बोल सकते हो। ठीक, ऐसे बॉक्स में कभी भी लिख दो, ऐसे ऐसे लिख दो, ये मैट्रिक्स है। ऐसे लिख दो, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे लिख दो, ये मैट्रिक्स है। ये सब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्सेस। ठीक है, अब इनको इसके अंदर ये इसमें ये क्या है, ये सब क्या है, इन सब के बारे में हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो कोई ऐसे मैट्रिक्स है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ना दो तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो यहाँ पे एक कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे मान ले रहे हैं ऐसे मैट्रिक्स। ठीक है, एक यहाँ पे एलिमेंट 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 है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है कि जो ऐसे ऐसे लाइन होती है ना, ये वाली, ये इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो। और जो ये वाली लाइंस है ना, ये इनको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, कॉलम्स बोलते हैं इसको। अब ये रो, अब ये साथ जितने भी एलिमेंट है ना, जैसे मान लो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, तो इनको हम इनके नाम से डिसाइड करेंगे। हम रो का हेल्प लेंगे और कॉलम का हेल्प लेंगे और इसका नाम डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये पहला, यहाँ पे इसका नाम डिसाइड करने जा रहे हैं हम कि इनका नाम क्या होगा। जो ये वाला एलिमेंट है ये पहले रो में है, क्योंकि इसको क्या बोलोगे, रो 1, इसको रो 2 और इसको रो 3। वैसे ये होगा कॉलम 1, इसको बोलोगे कॉलम 2 और इसको बोलोगे कॉलम 3। तो जो यहाँ पे एलिमेंट है ये वाला, ये पहले रो और पहले कॉलम में है, तो इसको हम बोलेंगे A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये लिखने का तरीका है, पहले कॉलम, पहले रो लिखा जाएगा, बाद में कॉलम लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख दे A23, तो ये पक्का 100% पता है कि ये जो है सेकेंड रो में है और किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। तो हम ऐसे पता करेंगे इसको। ठीक है, अब इस वाले एलिमेंट के बारे में सोचो, ये फर्स्ट रो में है, अभी भी फर्स्ट रो में है, और कॉलम में किस में आ गया, सेकेंड कॉलम में। तो इसको हम पढ़ेंगे A12, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। थर्ड, ये वाला क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये आ गया आप सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ऐसे डिसाइड करेंगे। अब हम ये नाम पता चल गया हमको कि मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी होगा तो उसको उसके नाम से हम पता कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये A11 वाला है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कोई तुमसे बोले सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब इस एलिमेंट के बारे में बात हो रहा है, या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी इसके बारे में बात हो रहा है। तो ये है, ऐसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स यहाँ पे A11, A12, A13, A21, ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स को हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि भैया एक मैट्रिक्स है, इसमें जो एलिमेंट है वो ऐसे डिफाइंड AIJ। ठीक है, जो यहाँ पे I है वो डिनोट करेगा पोजीशन ऑफ रो, और जो यहाँ पे J है वो डिसाइड करेगा पोजीशन ऑफ कॉलम। ठीक है, ये डिसाइड करेगा पोजीशन ऑफ कॉलम। अब ये इसमें हम एलिमेंट के बारे में सीख गए कि उसका नाम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से रो और कौन से कॉलम में है। अब इसके हिसाब से हम ये भी पता करते हैं ना, जो मैट्रिक्स होता है उसमें एक टर्म होता है ऑर्डर। ठीक है,
मैट्रिक्स में एक टर्म होता है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो भी हम पढ़ ले रहे हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से देखना इसको। किसी भी मैट्रिक्स में जितने रो और जितने कॉलम होते हैं उसको हम ऐसे लिख देते हैं m क्रॉस n। यही उसका ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, जहाँ ये m डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज और ये डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। जो पहले लिखा जाएगा वो 100% हरदम रो डिनोट करता है, और जो बाद में लिखा जाएगा वो नंबर ऑफ कॉलम डिनोट करता है। जैसे अगर हम ऐसे एक मैट्रिक्स लिख दें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और कॉलम कितना है 3, क्योंकि देखो एक रो ये, एक रो ये, एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, तो ये है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब जैसे मान लो हम ऐसे लिख दे 3 0 1 4 0 1 3 0 1, तो इसमें क्या है 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम मैट्रिक्स का ऐसे हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से। अब किसी भी मैट्रिक्स को अगर तुम्हें बनाना है तो वो ऐसे डिसाइड होता है AIJ, ये एक मैट्रिक्स है। अगर तुमसे बोला जाए कि ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3 है, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जो I की वैल्यू है वो एक तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है, क्योंकि I क्या डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज कितने मैक्सिमम हो सकते हैं 2। वैसे J यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर ही हो सकती है इनकी वैल्यू। तो यहाँ पे जो डिसाइड, यहाँ पे जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड करता है, पहले हम बोल चुके हैं अभी, और जो यहाँ पे I होता है ये रोज डिसाइड करता है। तो हमको पता है इसमें रो कितने हैं 2, तो I की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। J रो कॉलम कितने हैं 3, तो J की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकता है। तो अगर इस मैट्रिक्स को हम बनाएं अभी केवल इस हिसाब से, तो I की वैल्यू हम 1 रख देंगे, यानी पहले रो का हम लिख रहे हैं, पहले रो में J की वैल्यू क्या हो सकती है 1, A1 1 हो गया, फिर I की वैल्यू 1 है, अब J की वैल्यू हमने क्या कर दिया 2, A1 2, फिर I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू कितनी कर दिया 3, क्योंकि J कहाँ तक जा सकता है 3। वैसे फिर से हमने पहले देखो रो फिक्स करना होता है, कॉलम को चेंज करते जाओ। ठीक, अब एक रो पूरा हो गया, अब दूसरा रो से स्टार्ट कर दो, क्योंकि I की वैल्यू 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, तो 1 के तो हमने सारे लिख लिए, अब 2 के लिखो। J की वैल्यू 1 हो सकती है, या फिर J की वैल्यू 2 हो सकती है, या फिर J की वैल्यू 3 हो सकती है। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें कितने एलिमेंट होंगे 6 एलिमेंट होंगे। अगर मान लो एक मैट्रिक्स हम तुमसे बोले AIJ है और जो कि 4 क्रॉस 3 का है, ठीक है, तो इसमें हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे 4 और कॉलम कितने आएंगे 3। तो हम 4 बार पहले तो रो फिक्स करेंगे, A1 A2 A3 और A4। अब कॉलम 3 तक जाएगा, तो पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे 1 से, A11 हो गया, A12 हो गया और A13 हो गया, फिर A21 हो जाएगा, फिर A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, इधर A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा और इधर A33 हो जाएगा, इधर A41 हो जाएगा, इधर A42 हो जाएगा और इधर A43 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स बनाने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो वो भी तुम्हें आना चाहिए। अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा है कि ये AI और J का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स बनाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें रिलेशन भी दिया जाता है एक, जिससे तुमको इजीली पता चल जाए कि हाँ इसमें हमको मैट्रिक्स जो बनानी है वो किस टाइप से बनानी है। मान लो हमने बोला कि एक मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स A डिफाइंड एज AIJ और ये है 2 क्रॉस 3, ठीक है, और AIJ में रिलेशन क्या है ऐसे दिया गया है, और AIJ यानी ये जो है कुछ ऐसे डिफाइंड है, I प्लस 2J ऐसे डिफाइंड है। अब तुम्हें एक मैट्रिक्स बनाना है A2,3 का, ठीक है, तो A2,3 का तो मैट्रिक्स हमको पता चल गया, हम कैसे बनाएंगे। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 और नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3।
तो पहले तो हम 2 रो फिक्स कर ले रहे हैं, A1 और A2। अब इसमें जो कॉलम है उसको हम चेंज करेंगे। तो पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, तीसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, पहला रो, सॉरी दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, और दूसरा रो, तीसरा कॉलम। ये मैट्रिक्स हमारा बन गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर इतना तुम काम कर ही लिए हो तो जहां पे तुमको ऐसा दिखे वहां पे तुम ये लिख दो। मतलब आई की वैल्यू कहीं तुमको पता चलेगा ही कि ए आई ऐसे करके, तो तुम वहां पे इसको ये लिख सकते हो, यानी ए वाला चीज हटा के उसके जगह पे तुम ये लिख दो। यानी जो यहाँ पे पहले होगा उसको तुम वैसे ही लिख दो, प्लस जो ये जे वाला है उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर दोनों को जोड़ दो। तो उसके हिसाब से अगर हम A11 को देखें तो आएगा 1 प्लस 2 इंटू जे, और जे की वैल्यू क्या है 1, तो ये फाइनल कितना आ जाएगा 3। और अगर हम A12 की वैल्यू देखें तो आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू जे, और जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, क्योंकि ये जे की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। फिर अगर हम A13 देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 प्लस 2 इंटू 3, यानी कितना आ जाएगा ये 7। तो अब यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो, इसको तुम्हें हटाना पड़ेगा। अब इसके जगह पे तुम क्या रख दो, यहाँ पे रख दो 3, यहाँ पे रख दो 5, यहाँ पे रख दो 7, ऐसे इसको और इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये होता है मैट्रिक्स फॉर्मेशन। ऐसे हम मैट्रिक्स को बना सकते हैं। क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स बनाने के लिए, वो हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, जैसा रिलेशन दिया जाएगा बस उसी में आई और जे की वैल्यू रख देंगे, वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा बात। अब यहाँ पे और भी सारी चीजें होती हैं जिसको हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिसेस होती हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ रोज के हिसाब से लिखते हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब ध्यान से देखना इसमें। सबसे पहला टाइप है उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब होता है जो वहां पे एंट्रीज है एलिमेंट्स का वो सब जीरो हो। मतलब ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई कॉमा जे। इसका मतलब समझ गए होगे तुम लोग कि जो मैट्रिक्स होगा जिसमें A11, A12, A13 जितने भी एलिमेंट होंगे सब कहाँ की तरफ जाएंगे, 0। यानी वो कुछ ऐसा दिखेगा 0 0 0 0 ऐसा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, या फिर हो जाए 0 0 0 0 0 0 ऐसे। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, या फिर हो जाए 0 0 0। इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3। इसमें एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल O से। ठीक है, नल मैट्रिक्स होता है और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल O से। उसके बाद आते हैं हम रो मैट्रिक्स में। ठीक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले था नल मैट्रिक्स। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हम क्योंकि बहुत ईजी है ये समझना भी, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको समझा दे रहे हैं। अब आते हैं रो मैट्रिक्स में। रो मैट्रिक्स के नाम से ही लग रहा होगा कि इस पे मैट्रिक्स में रो का काम होगा कुछ। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स मतलब होता है जिसमें एक ऐसा रो लिखा हो, A11, A12, यानी एक ही रो हो। कॉलम चाहे जितने हो जाएं, कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं कॉलम मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स में भी नाम से लग रहा है कि एक कॉलम होगा, बाकी रो कई हो सकते हैं। यानी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम एक ही रखना है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे रो बढ़ता जाएगा लेकिन कॉलम एक ही रहेगा। तो ऐसे ये इस वाले को बोलते हैं रो मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ये अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सिलेबस की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही बहुत सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यानी n बराबर क्या हो जाए, m हो जाए। ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर जैसा दिखता भी है, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा मान लो A11 A12 तो A21 A22, ये 2 रो हो गए तो 2 कॉलम, देखो स्क्वायर जैसा दिख रहा है। अगर 3 रो होंगे तो फिर 3 कॉलम होना पड़ेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें कितने हैं, 3 रो 3 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम, n और m क्या है, बराबर है। इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्सेस। ठीक है, अभी ये नाम है इसलिए जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम इसमें बढ़ते जाएंगे। अब इसको हम हटा देते हैं फिर से। अब जो हम थोड़ा सा इसमें फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं, इसको तुम लोग कॉपी में बना लेना अच्छे से। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वही मेन होता है यहाँ पे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। कैसा मैट्रिक्स हो सकता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। अब ध्यान सुनना, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है या फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। उससे पहले उसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यानी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी वो ट्रायंगुलर हो सकता है और तभी वो डायगोनल हो सकता है। अब ट्रायंगुलर और डायगोनल कब होगा ये हम सीखते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, स्क्वायर मैट्रिक्स को तुम्हें कब पता करोगे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और कब पता करोगे कि डायगोनल मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो शकल होता है ना, उसमें क्या होता है कि ऐसा एक मैट्रिक्स होगा और ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी ये होगा डायगोनल एलिमेंट, मैट्रिक्स नहीं, ये होगा डायगोनल एलिमेंट। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट में पता है कैसे एलिमेंट आते हैं, जिसमें आई और जे की वैल्यू बराबर होती है। मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे A11 A22 A33, है ना, A44। तो ऐसे एलिमेंट कहाँ पे आते हैं, डायगोनल में, जिसमें आई और जे की वैल्यू बराबर होती है। और ऊपर यहाँ पे देखो क्या आता है, जैसे A11 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, A12 आएगा, फिर A13 आएगा। यानी यहाँ पे देखो जो J की वैल्यू वो बड़ी है और I की वैल्यू क्या है, छोटी है। यहाँ पे भी देखो J की वैल्यू बड़ी है और I की वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बात हम ये बताने जा रहे हैं तुमको कि कोई भी मैट्रिक्स होता है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तो ये तो हो जाता है उसका लीडिंग डायगोनल, जिसमें आई और जे की वैल्यू क्या होती है, बराबर होगी। जो ऊपर आएगा ना उसमें आई छोटा होता है और जे की वैल्यू बड़ा होता है। यानी अगर हम पोजीशन की बात करें तो रो का पोजीशन जे के पोजीशन से कम होता है और जो लीडिंग डायगोनल के नीचे होते हैं उसमें आई की वैल्यू बड़ी होती है और जे की वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। ये है डायगोनल। डायगोनल में क्या होगा, आई और जे बराबर होते हैं। डायगोनल के ऊपर आई की वैल्यू कम होती है और जे की वैल्यू ज़्यादा होती है और डायगोनल के नीचे आई की वैल्यू ज़्यादा होती है और जे की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद इरेज कर देंगे। जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33
ठीक है। अब इसमें तुम ध्यान से देखो, ये जो है, ये वाला जो है ना, ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक। इसमें देखो आई और जे की वैल्यू बराबर है, 1 1 2 2 3 3। बाकी ये जो है ना, ये इसमें आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, यानी आई लेस देन 2 जे। यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू क्या है, 3 है। यानी ऊपर जो है आई छोटा है और जे क्या है, बड़ा। अब नीचे देखो, यहाँ पे 2 है आई की वैल्यू और जे की वैल्यू 1 है। आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 1 है। आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू क्या है, 2 है। यानी इस साइड में आई बड़ा है और जे छोटा है, बस ये समझाना चाह रहे थे, ठीक है। पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ ऐसा माहौल बनेगा। अब इसको हटाते हैं, क्योंकि इसी से हमारा अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का नाम डिसाइड करेंगे। अब ध्यान से देखना बच्चा, यहाँ पे कहानी ये होगी कि अगर ऐसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको तुम्हें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और उसमें भी क्या हो सकता है, या तो लोअर ट्रायंगुलर या तो अपर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कब होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, एक मिनट, आई ग्रेटर देन जे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब सारे एलिमेंट 0 होंगे। कौन से, जिसमें आई की वैल्यू बड़ी होती है और जे की वैल्यू छोटी होती है। और ये कहाँ होता है, ये होता है डायगोनल के नीचे, है ना, अभी हमने पढ़ा है। तो जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, यानी ये वाले, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हो सब 0 होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो डायगोनल है उसके नीचे जितने भी एलिमेंट आए सब 0 होने चाहिए, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। अब लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। अब लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, यानी ये तो डायगोनल एलिमेंट हो गया, ऊपर ये वाला 0 हो जाए, ये वाला 0 हो जाए और ये वाला 0 हो जाए, ठीक है। क्योंकि यही डायगोनल के ऊपर ही जे की वैल्यू ज्यादा और आई की वैल्यू क्या होती, कम होती है। तो वहां पे वो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए जिसमें जे की वैल्यू ज्यादा है और आई की वैल्यू कम है। तो ये चला जाएगा तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ध्यान रहे, सबसे पहले लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर की तो बात की बात है, सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं। अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। डायगोनल मैट्रिक्स समझ लो, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पोर्शन पढ़ चुके हैं, अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये तब ये होता है जब ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब जहां पे आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं है, वहां के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी बचा क्या, केवल डायगोनल एलिमेंट ही तो बचे होंगे, और इसमें भी देखो ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, ठीक, ऐसा हो सकता है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। हाँ, इसमें भी चाहो तो 1 2 0 कर दो, बट कम से कम एक बचा रहे, ताकि वो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल दो, नहीं तो किस में चला जाएगा, नल मैट्रिक्स में चला जाएगा। और अगर हम देखें तो स्पेशल केस होता है, नल मैट्रिक्स को भी तुम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो, क्योंकि कहानी ये है कि ये ऐसा होना चाहिए, बाकी और कुछ भी हो रहा तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर होना चाहिए। डेफिनेशन के हिसाब से ये चीज है कि अगर आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं है तब वो एलिमेंट 0 होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर बराबर हैं तो 0 भी हो जाए या फिर 0 ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक नल मैट्रिक्स को भी तुम बोल सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे हम यही देखेंगे कि भैया जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उसके बाद उसका बात हम करेंगे नहीं, ये है डायगोनल एलिमेंट, इसको छोड़ दो। अब जितने भी एलिमेंट डायगोनल के बाहर वाले हैं वो सब 0 होने चाहिए। ये सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब डायगोनल वाले एलिमेंट को हमने छोड़ दिया,
ठीक, क्योंकि उस पर कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन किस पे है? नॉन डायगोनल पे। तो ये इन सबको क्या कर दिया हमने? जीरो। जैसे जीरो कर दिया तो क्या बन गया? ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में भी एक स्टेप आगे बढ़ के हम पहुंच जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही ये केस है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? जैसे डायगोनल एलिमेंट है, सबसे पहले तो देखो मैट्रिक्स डायगोनल होना चाहिए। स्केलर तो बात की बात है, पहले क्या होना चाहिए? डायगोनल होना चाहिए। तो डायगोनल की कहानी क्या है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ये डायगोनल मैट्रिक्स की कहानी है ना। कोई डायगोनल मैट्रिक्स ही क्या बन सकता है? स्केलर मैट्रिक्स। तो ये कहानी तो साथ में चल ही रही है। अब ये हो गया है कि ए आई जे बराबर कांस्टेंट फॉर ऑल आई बराबर जे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक कहानी तो ये है कि आई बराबर जे, जब आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं होगा तो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ये था हमारा डायगोनल का। ठीक है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो ये वाली प्रॉपर्टी तो साथ में लेके ही चलेगा। अब उसके साथ साथ एक कहानी और आ गया कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट है, यानी ए आई जे फॉर ऑल आई बराबर जे, ये आई बराबर जे मतलब क्या हुआ? डायगोनल एलिमेंट। वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए और एक ही जैसा दिखना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा हो जाए के इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो और इधर जीरो, ऐसा कुछ हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, यानी कांस्टेंट हो तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और सब बराबर भी हो, कांस्टेंट भी हो और बराबर भी हो, तो इसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स का भी एक पोर्शन अगर हम आगे बढ़ जाएं, एक स्टेप आगे बढ़ जाएं, तो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, बट उसमें क्या होता है? ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई बराबर जे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? देखो डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, उसी से तो आया है, तो बाकी एलिमेंट तो वैसे भी जीरो होंगे, बस डायगोनल में जितने एलिमेंट है वो सब क्या बन जाएंगे? 1 1। बाकी तो सब जीरो होना ही है, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स का कहानी ही है ऐसे। तो ये है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 का, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, अगर मान लो कहीं कैपिटल आई लिखा है 2 क्रॉस 2, तो इसका मतलब वो सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 ऐसा। खाली डायगोनल जितने होंगे वो सब 1 1 होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी केवल नाम पढ़ रहे हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम हम क्यों बर्बाद करें इतना नाम में, ये सब तो तुम्हें वैसे भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पहुंच गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक अभी तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि एनडीए में काफ़ी पूछे जाते हैं, वो ये है कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें एक डायगोनल होगा, मान ले रहे हैं ये डायगोनल है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है? उसका ऑर्डर सेम होता है, तो इसमें हमने मान लिया कि ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स में, उनके ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो उतने होते हैं। मतलब अगर मान लो कोई 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर का है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 6। अगर मान लो कोई 3 क्रॉस 3 का है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 9। मान लो 4 क्रॉस 3 का है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 12। तो ऐसे काउंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो n क्रॉस n में हमको पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज n स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, और अब ये जो डायगोनल है ना, इसमें टोटल जो एलिमेंट होंगे इस डायगोनल वाले में, उसमें होते हैं n, ये तुम्हें याद रखना है। और ऊपर जो होते हैं वो होता है n n-1 डिवाइड बाय 2।
और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट होते हैं टोटल वो होते हैं n -1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इन तीनों को जब जोड़ोगे तो देखना n स्क्वायर आ जाएगा। एक तो ये वाले एलिमेंट, एक ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला, तीनों एलिमेंट का जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, n स्क्वायर का आ जाएगा। तो अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, n। डायगोनल के ऊपर कितने होंगे, n -1 डिवाइड बाई 2, और डायगोनल के नीचे कितने होंगे, n -1 डिवाइड बाय 2। दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स होंगे और वैल्यू क्या होगी, n -1 डिवाइड बाय 2, और कॉलम में कितने आएंगे, n एलिमेंट्स आएंगे। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और यूज होता है वहां पे, उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हो उनका सम, ठीक है। मान लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो इसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ना, यानी ये इन सबको सम कर दो, उसको बोलते हैं ट्रेस। डिनोट करते हैं ऐसे TR। अगर मान लो ये मैट्रिक्स A है तो इसको लिखेंगे TR ऑफ A, यानी ट्रेस ऑफ A। वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A11, A22 और A23, ठीक है। ऐसा होगा A11 प्लस A22 प्लस A33, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस मतलब होता है जो डायगोनल एलिमेंट है उन सबको जोड़ दो, ठीक। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसको बोलते हैं ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर मान लो ट्रेस ऑफ तुमको A प्लस बी निकालना है तो तुम अलग अलग ट्रेस निकाल के जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेस ऑफ A कर दो और ट्रेस ऑफ B कर दो। ट्रेस ऑफ K इंटू कोई मैट्रिक्स A है तो तुम उस कांस्टेंट को बाहर कर दो, पहले ट्रेस निकालो और फिर उसमें K मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसा हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज भी तुमको याद रखनी पड़ेगी। हाँ, जो नहीं होता है वो भी तुम्हें याद रखना है कि ट्रेस ऑफ A इंटू बी नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ A इंटू ट्रेस ऑफ B। ये नहीं होता, ठीक है। खाली प्लस या माइनस में हो सकता है अलग अलग, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं होता। तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि ये नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एनडीए वाले काफ़ी घुमा फिरा के पूछते हैं, वो तुमको ऑप्शन में देंगे ये वाला, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेस। अब ट्रेस में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब पढ़ लिए हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, वो है A11, A12, A21, A22, ठीक है। और तुमको एक मैट्रिक्स बताना है जो कि KA है, यानी उस मैट्रिक्स में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना जिसको A बोलते हैं। तो तुम्हें करना क्या होगा, उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं सबको उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी मैट्रिक्स में कभी भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो हर एलिमेंट वही सेम कांस्टेंट तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ये A है तो ये K है, यानी जो K है वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं सम करना मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स सम ऑफ मैट्रिक्स, ये फिर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या होगा, सबसे पहला कहानी तो ये है, मान लो एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, इन दोनों को जोड़ना है तो कुछ ऐसे डिनोट होता है, ठीक है।
अब ये दोनों तभी जुड़ सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का वो बराबर होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स जुड़ सकते हैं या वो डिफरेंस में आ सकते हैं, यानी माइनस हो सकते हैं। दो मैट्रिक्स जुड़ सकते हैं या डिफरेंस में आ सकते हैं कब? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। मतलब कोई एक मैट्रिक्स ए मान लो 2x3 का है और एक मैट्रिक्स बी है वो भी 2x3 का है, तब इनको दोनों को जोड़ भी सकते हो और इन दोनों को डिफरेंस भी कर सकते हो, ए माइनस बी भी कर सकते हो, बी माइनस ए भी कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी तुम दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो या फिर डिफरेंस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जोड़ते कैसे हैं वो सीख ले रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा है कि जोड़ते कब हैं। अब जोड़ते कैसे हैं? मान लो अपन को एक मैट्रिक्स मिल गया, एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये है 2x3 का। तो एक दूसरा मैट्रिक्स हम B लेंगे, वो भी 2x3 का ही लेंगे, तभी जुड़ पाएगा। इसका पहला एलिमेंट का नाम हमने B11 कर दिया है, दूसरा B12, फिर B13, इधर आएगा B21, इधर आएगा B22 और इधर आएगा B23। अब जोड़ो कैसे? अब तुम्हें मान लो लिखना है A प्लस बी, यानी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना है, जब तुम ये वाला पहला वाला एलिमेंट लिखने जा रहे हो तो उन दोनों के पहले एलिमेंट को जोड़ दो, यानी A11 प्लस B11, A11 प्लस B11। अब यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट आएगा इस जगह पे, तो इन दोनों के सेकेंड एलिमेंट को जोड़ दो, इन दोनों को, यानी A12 प्लस B12। ऐसे लास्ट में फिर थर्ड वाले को जोड़ दो, A13 B13, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो दो मिल जाएंगे बार बार। वही सेम ऑर्डर का ये भी बनेगा, जो ऑर्डर A का होगा, जो ऑर्डर B का होगा, वही ऑर्डर A प्लस बी का भी होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो A21 इधर जुड़ेगा तो B21 इधर जुड़ जाएगा, फिर आएगा A22 तो इधर B22 आ जाएगा, इधर आ जाएगा A23 तो इधर आ जाएगा B23 जुड़ जाएगा। ये बन गया। अब ये भी देखो कितने ऑर्डर का है, ये भी है 2x3 का। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स को जोड़, तुम देखो स्टेटमेंट आते हैं एनडीए में, एक खास बात है, बोर्ड में तो तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा भैया एक दिया गया ए, एक दिया गया बी, ये दोनों को जोड़ दो, ये बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। एनडीए में ऐसा नहीं होता, एनडीए में वो स्टेटमेंट देते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो कभी कभी तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है तो गलत पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा गलत है, तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा क्या गया है उसी हिसाब से आंसर करना है। अब एक दो एग्जाम्पल इसमें हम कर ले रहे हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाएगी। मान लो तुमको एक मैट्रिक्स मिल गया A 1 0 1 2 3 1 0 1 2 और एक मैट्रिक्स B 0 0 1 2 -1 -3 0 1 2। अब इन दोनों को जोड़ना है, मान लो A प्लस बी करना है, तो पहले जो पोजीशन पे है उनको जोड़ दो, यानी 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2। अभी इन 2 और 2 को जोड़ दो, 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 3 और -1 को जोड़ दो तो 3 -1 यानी 2 हो जाएगा, 1 और -3 को जोड़ दो यानी यहाँ -2 हो जाएगा, 0 और 0 को जोड़ दो मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ दो मतलब 2 हो जाएगा, 2 और 2 को जोड़ दो मतलब 4 हो जाएगा। ये भी देखो 3x3 का मैट्रिक्स आ गया। अगर डिफरेंस करना है, मान लो यहाँ पे तुमसे पूछ लिया गया A माइनस बी, तो जैसे जोड़ रहे थे वैसे डिफरेंस कर दो, यानी 1 अब -0 1 हो जाएगा, 0 - 0 0 रहेगा, 1 - 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ -1 यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और -1 फिर से लिखोगे तो जुड़ जाएगा, 1 - 3 यानी 4 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। इसको चेक कर लेना, जैसे हमने इन सबको ऐड किया है वैसे ही यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे। तो ये अपना आ गया A प्लस बी और ये आ गया A माइनस बी। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स और ऊपर वाले को बोलते हैं सम ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब होता है एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी को कब इक्वल बोलोगे, ठीक है। तो टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए बी। दूसरा ए आई जे बराबर बी आई जे फॉर ऑल आई कॉमा जे, यानी समझ गए ना, सारे पोजीशन वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब अगर मान लो एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स ये है और इसको तुम बराबर बोलना चाह रहे हो, तो यहाँ पे जो A11 है और यहाँ पे जो B11 है ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी A11 बराबर B11, यानी ये इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो होगा वो इसके बराबर हो, 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 यहाँ जो होगा वो इसके बराबर हो। ऐसे यहाँ वाले सारे क्या होने चाहिए, बराबर होंगे, तभी उन दो मैट्रिक्स को तुम क्या बोल सकते हो, इक्वल मैट्रिक्स। इस स्टेटमेंट का मतलब देखो वही है, हर i और j की वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर हैं। यानी i की वैल्यू अगर 1 रख दो, j की वैल्यू 1, तो यहाँ पे a11 आ जाएगा, यहाँ पे b11 आ जाएगा, यानी a11 बराबर b11 होना चाहिए। अब मान लो तुमने i की वैल्यू 2 रख दिया और j की वैल्यू 3 रख दिया, तो यहाँ पे a23 आ जाएगा, तो यहाँ पे b23 आ जाएगा, यानी a23 बराबर b23 होना चाहिए। तो a23 को अगर तुम देखो तो सेकेंड और थर्ड कॉलम मतलब ये, B23 मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम मतलब ये, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। वैसे ही ये बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, तभी इस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हो, इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि तुम लोग को नोट्स भी बनाना होगा, अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अभी आज हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसको भी तुम लोग अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। इसके बाद हम इसमें बोर्ड का और प्लस एनडीए के भी क्वेश्चन कराएंगे, ताकि तुमको समझ में आए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी कोई दिक्कत आ रही हो कुछ तो कमेंट करके बता देना, अगर इसमें समझने में दिक्कत आ रही हो तो हम बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसा तुम लोग को कंफर्टेबल लगे हमको बता देना, कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना यार इसको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तुम्हारा बोर्ड भी सही कवर करा देंगे हम, और प्लस एनडीए भी कवर करा देंगे। जिसको एनडीए नहीं करना, खाली बोर्ड करना, उसके लिए भी फ़ायदा है, और जिसको दोनों करना उसके लिए तो फ़ायदा ही है। चलो ठीक है, बाय बाय बच्चा, गुड नाइट।